बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट पोएटिक्स बाय अरिस्टोटल। दोस्तों, इससे पहले एक बुक लिखी गई थी जो कि प्लेटो ने लिखी थी, द रिपब्लिक के नाम से। उस बुक में प्लेटो ने क्रिटिसाइज़ किया था पोइट्स को कि अगर एक आइडियल स्टेट बनाना है तो जो पोइट हजरात है उनको थ्रो आउट किया जाए, तब जाके एक आइडियल स्टेट बनेगा। लेकिन अरिस्टोटल जो कि प्लेटो के स्टूडेंट थे, तो इसने पोइट्स को डिपेंड किया और इसने पोइटिक बुक लिखी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बुक के बारे में। लेकिन इस बुक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने चैप्टर 1 से लेके 13 तक कवर किए थे। आज जो हम कवर करेंगे दैट विल बी फ्रॉम चैप्टर 14 टू 26। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आगे चैप्टर समझने में आसानी हो। चैप्टर 14 में अरिस्टोटल बात करते हैं ट्रेजिक प्लेयर के बारे में। अब ट्रेजिक प्लेयर क्या है? ट्रेजिडी का मकसद पिटी और फेयर पैदा करना है लोगों में, मींस ऑडियंस में, इस चीज़ का एहसास कि वो पिटी और फेयर को फील कर सके। अब अरिस्टोटल जो है आर्ग्यू करते कि एक अच्छा पोइट इस चीज़ को क्रिएट कर सकता है। किस चीज़ को? जो फीलिंग्स हैं पिटी और फेयर को, वो जो है एक अच्छा पोइट क्रिएट कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द प्लॉट। और फिर एग्जांपल देते हैं एडिपस रेक्स के बारे में। अब एडिपस रेक्स में क्या होता है, अगर आप लोगों ने वो प्ले पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी तो वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। एडिपस रेक्स में जो है, जो एडिपस है वो अपने फादर को अननोइंगली जो है मार देते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 15। चैप्टर 15 में अरिस्टोटल बात करते हैं इसेंशियल्स ऑफ ट्रेजिक कैरेक्टर्स। अब इसेंशियल्स ऑफ ट्रेजिक कैरेक्टर्स क्या है? जो फर्स्ट पॉइंट है दैट्स अबाउट कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, मींस गुडनेस इन द एक्शंस एंड वर्ड्स। मींस द कैरेक्टर ऑफ द हीरो डिनोट्स द हीरोज मोरल पर्पस इन द प्ले एंड अ गुड कैरेक्टर विल हैव अ गुड मोरल पर्पस। अगर एक अच्छा कैरेक्टर हो तो उसका जो पर्पस होगा वो एक गुड मॉरल पर्पस होगा ऑडियंस के लिए। अब दूसरे पॉइंट में बात करते हैं द गुड क्वालिटीज़ ऑफ द हीरो मस्ट बी। सिंपल सी बात है कि जो हीरो है उसको अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मींस जो कैरेक्टर है या जो हीरो है उसको जो है अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट में अरिस्टोटल जो एग्जांपल देते हैं कि वॉर लाइक क्वालिटीज़ कैन बी गुड। जो वॉर लाइक क्वालिटीज़ होती है वो अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, लेकिन यही चीज़ जो है इनअप्रोप्रिएट है फॉर वुमेन। जो फीमेल के लिए ये इनअप्रोप्रिएट है। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं द हीरो मस्ट बी रियलिस्टिक। मतलब जो हीरो है उसको रियलिस्टिक होना चाहिए, वो फेक ना लगे। और लास्ट पॉइंट जो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऑफ हीरो मींस द हीरो मस्ट बी कंसिस्टेंट। मींस फिर ये बताते हैं कि अगर किसी भी राइटर ने प्ले लिखना हो तो उसमें जो हीरो है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करे, उसको कंसिस्टेंट रिप्रेजेंट करे, वो इनकंसिस्टेंट ना रहे, वो कंसिस्टेंट रहे अपने वर्क में। चैप्टर 15 के बाद चैप्टर 16 की बात करते हैं। चैप्टर 16 में जो है काइंड्स ऑफ रिकग्निशन और एनाग्नोसिस हैज़ बीन डिस्कस्ड। रिकग्निशन और एग्नोसिस के बारे में बात की गई है। द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? डिस्कवरी बाय साइंस और मार्क्स। इसका क्या मतलब है? जो एक्सटर्नल साइंस होते हैं उसके बारे में बात की गई है। दूसरे पॉइंट में जो है बात की गई है सेकंड पॉइंट लाइक कंट्री विद रेवलेशंस। अब इसका क्या मतलब है कि अरिस्टोटल जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं स्ट्रेन डिवाइसेस, मींस दैट रिक्वायर्स दैट करेक्टर्स रिवील देयर आइडेंटिटी। जो करेक्टर जो अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं उसके बारे में बात की। सिंपली बिकॉज रिकग्निशन मस्ट टेक प्लेस टू एडवांस द प्लॉट। और थर्ड पॉइंट में बताते हैं कि रिकग्निशन प्रॉम्प्टेड बाय मेमोरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लॉट में जो इवेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं उनके मेमोरीज़ को जो है अवेक कर देते हैं, मीन उन्हें जगा देते हैं। उनके जो मेमोरीज़ होते हैं वो शायद उससे जाग उठे। फिर ये एग्जांपल देते हैं ओडेसिस मेमोरीज़ के बारे में।
तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ओडिसीज़ मेमोरीज़ के बारे में। ओडिसीज़ जो है एक प्ले है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट में जो है रिकग्निशन थ्रू डिटेक्टिव रीजनिंग, और फिफ्थ पॉइंट में बात करते हैं रिकग्निशन थ्रू फॉल्टी रीजनिंग, और सिक्स्थ पॉइंट रिकग्निशन दैट इज़ नेचुरली, means a recognition that is naturally a part of the logical sequence of events in the play, such as we find in Oedipus Rex। जैसे हम Oedipus Rex में ये चीज़ देखते हैं, that recognition that is naturally। अब उसमें क्या होता है, Oedipus Rex में जो मैसेंजर होता है वो जब पहुंचता है और Oedipus को ये बताता है कि वो मतलब परेशान होना छोड़ दे अबाउट द प्रोफेसी, जो उसको प्रोफेसी मिली थी कि इस तरह तुम जो है अपने फादर को मार दोगे और फिर अपनी जो इसकी मदर थी उसके साथ फिर आप जो है मीन्स शादी वगैरह कर लोगे। तो ये जो है एक प्रोफेसी थी। तो उसमें क्या होता है कि जो मैसेंजर है वो जब पहुंचता है इसके पास, उसे यही कहता है कि तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो, मीन्स परेशान होना छोड़ दो। और अब बात करते हैं चैप्टर 17 की। चैप्टर 17 में प्रैक्टिकल रूल्स फॉर ट्रेजिक पोइट, मीन्स कौन से रूल्स होने चाहिए प्रैक्टिकल ट्रेजिक पोइट के लिए। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, सो द सिचुएशंस शुड बी एज प्रेजेंट एज पॉसिबल अंडर द आइज एंड जेस्चर्स टू अकम्पनी द वर्ड्स। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अरिस्टोटल ये बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो पोइट्स है, जो पोइट है वो भी जो मतलब जो अटेंशन है वो जेस्चर्स की तरफ करे ऑफ द करेक्टर्स के जो जेस्चर्स होते हैं, जो इशारे होते हैं उसकी तरफ मतलब अपनी जो अटेंशन है वो दे। एंड मेक श्योर दैट द इमोशंस द एक्टर्स पोर्ट्रे द नेचुरल, मीन्स जो एक्शन जो एक करेक्टर पोर्ट्रे करता है, जो परफॉर्म करता है, वो ऐसा लगे कि वो बिल्कुल नेचुरल है और रियलिस्टिक है। वो ऑडियंस को ऐसा लगे कि वो बिल्कुल नेचुरल है और रियलिस्टिक है। और मज़ीद ये बताता है कि ये पोइट की जो है ज़िम्मेदारी है, मीन्स ये उसका जॉब है कि वो जो है एक्सप्लेन करे जो सेटिंग है और वो क्लियर हो, सेटिंग को एक्सप्लेन करे और सेटिंग बिल्कुल क्लियर हो। जो भी मतलब इसने जो प्ले लिखना हो, जो पोइट ने जो भी प्ले लिखना हो उसकी जो सेटिंग हो वो क्लियर हो, ऑडियंस को जो है बिल्कुल ऐसा फील ना हो कि इसमें जो है कमी बेशी रह गई है। और जो कैरेक्टर है, जो मीन्स जो प्रोटोगनिस्ट है, जो हीरो है, वो बिल्कुल अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करे जब बिल्कुल ऐसा लगे जैसे नेचुरल हो, रियलिस्टिक हो। और अब 7 जो है फाइनल रिमार्क्स देते हैं कि प्लॉट को किस तरह कंस्ट्रक्ट करें। सो पहला जो पॉइंट है वो है द पोइट शुड बी श्योर to visualize the action of his drama as vividly as possible. This will help him spot and avoid inconsistencies. मीन्स पहला पॉइंट ये है कि जो पोइट है जब वो कोई प्ले लिखे, जो उसमें जो करेक्टर्स हैं, जो करेक्टर्स है ड्रामे के, उसको विजुअलाइज करे, उसको देखे कि वो किस तरह मीन्स किस तरह अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और मैं किस तरह और बेहतर उसको जो है उस जो करेक्टर्स है उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, पोइट शुड इवन ट्राई एक्टिंग आउट द इवेंट्स एज ही राइट्स देम, ही कैन हिमसेल्फ एक्सपीरियंस द इमोशंस ही इज़ राइटिंग अबाउट, ही विल बी एबल टू एक्सप्रेस देम मोर विविडली। अब इसमें ये बताया गया है कि जो मतलब जो कहानी या जो चीज़ आप रिप्रेजेंट, जो वाक़या आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी प्ले में, वो ऐसा लगे कि पोइट जो है, पोइट ने उसको एक्सपीरियंस किया हो। अब पोइट ने अगर एक्सपीरियंस किया हो मीन्स वो वाक़ई से गुज़रा हो, तो पोइट जो है उसको मज़ीद खूबसूरती से जो है बयान कर सकता है, खूबसूरती से लिख सकता है। थर्ड पॉइंट में क्या बात है, द पोइट शुड फर्स्ट आउटलाइन द ओवरऑल प्लॉट ऑफ द प्ले एंड ओनली आफ्टरवर्ड फ्लैश इट आउट विद एपिसोड्स। और मज़ीद बताता है कि दीज एपिसोड्स आर जनरली क्वाइट ब्रीफ इन ट्रेजेडी बट कैन बी लॉन्ग इन एपिक पोइट्री। अब ये बताना चाह रहा है कि जो पोइट है वो जो है कि वो आउटलाइन निकाले ओवरऑल प्लॉट ऑफ द प्ले,
और इसमें जो है जो एपिसोड्स वो जनरली जो है क्वाइट ब्रीफ होने चाहिए इन ट्रेजिडी, और लेकिन एपिक पोइट्री में ये बड़े भी हो सकते हैं, मींस दैट कैन बी लॉन्ग। सो इस 7 में से जो है 3 जो है इस चैप्टर में जो है डिस्कस किए जाते हैं, और अगले 4 जो हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में कवर करते हैं। तो चैप्टर 18 में जो है 4 आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। उस चैप्टर 17 में जो है 3 जो है ये प्रैक्टिकल रूल्स फॉर ट्रेजिक पोएट जो हैं डिस्कस किए गए। अब जो अगले 4 हैं वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब 4th पॉइंट में ये बताया गया कि एवरी प्ले कंसिस्ट ऑफ डेसिस और कॉम्प्लिकेशन एंड लूसिस, मींस हर प्ले जो है कंसिस्ट होता है किस पे, डेसिस और कॉम्प्लिकेशन और लूसिस पे। एंड डोनामेंट से मुराद कि हर प्ले की एक एंडिंग होती है, तो ये बताया गया है 4th पॉइंट में। 5th पॉइंट में क्या बताते हैं कि काइंड्स ऑफ ट्रेजिडी and the poet should aim at bringing out all the important parts of the kind he chooses first। और उसमें फिर मज़ीद बताते हैं कम्प्लेक्स ट्रेजिडी के बारे में। मीन जो कम्प्लेक्स ट्रेजिडी है वो मेड अप ऑफ पेरिपेटिया एंड एनाग्नोसिस। और सेकंड में क्या बताते हैं कि सफरिंग ट्रेजिडी और द ट्रेजिडी ऑफ सफरिंग। थर्ड में क्या बताया कि द ट्रेजिडी ऑफ करेक्टर, जो करेक्टर है मीन जो ट्रेजिडी के करेक्टर है उसके बारे में बताया गया है। और 4th में क्या बताया गया, द ट्रेजिडी ऑफ स्पेक्टिकल के ट्रेजिडी के स्पेक्टिकल के बारे में बताया गया है। तो स्पेक्टिकल ये सारी चीज़ें, ये पेरिपेटिया एनाग्नोसिस, ये सारी चीज़ें मैं जो है पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग उसको देखिएगा ताकि आप लोगों को इधर समझने में आसानी हो। अब 6th पॉइंट में क्या बताया कि द पोएट शुड राइट अबाउट फोकस्ड इंसिडेंट्स, मींस जो राइटर है उसको जो है जो फोकस्ड इंसिडेंट्स है उसके बारे में लिखना चाहिए, एंड नॉट अबाउट होल एपिक स्टोरी। ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी जो एपिक स्टोरी उसके बारे में लिखे। फिर ये अगेन एक एग्जांपल देते हैं 6th पॉइंट में, जो एक प्ले है लिलिड, उसके बारे में एग्जांपल देते हैं कि उसमें भी यही होता है कि जो इंटायर स्टोरी है लिलिड की वो तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं या जो इवेंट्स हैं उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। और लास्ट में जो है 7th पॉइंट, द कॉरस जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स और डांसर्स को कहते हैं, शुड बी ट्रीटेड लाइक एन एक्टर एंड द कॉरल सॉन्ग शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स है और डांसर्स हैं उनको भी ऐसा ट्रीट किया जाए जैसे वो एक्टर्स हों, और उनके जो सॉन्ग्स हैं वो भी ज़रूरी है ट्रेजिडी में, मीन्स स्टोरी में। और अरिस्टोटल जो है थोड़ा बहुत अफसोस करते हैं कि जो कोरल सॉन्ग्स है उनको इतना फोकस नहीं किया जाता, बनिस्बत जो एक्शंस है उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कोरल सॉन्ग्स है ये भी एक इंटीग्रल मीन्स एक इम्पेरेटिव, एक ज़रूरी पार्ट है स्टोरी का, इसको ज़रूर ऐड करना चाहिए। और जो सिंगर्स ग्रुप ऑफ सिंगर्स हैं और डांसर्स हैं उनको ऐसा ट्रीट करे कि जैसे वो भी एक्टर्स हो। सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 18। अब बात करते हैं चैप्टर 19 के बारे में। अब इसका जो मेन थीम है वो है डिक्शन एंड थॉट। सो यहाँ पे सिंपल लिखा गया है कि जैसे अरिस्टोटल डिफाइंस थॉट एवरीथिंग दैट इज़ अफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज, और डिक्शन के बारे में बताते हैं कि द ब्रेक डाउन ऑफ हाउ स्पीच इज़ डिलीवर्ड, मीन जो ब्रेक डाउन होती है स्पीच की उसको कैसे फिर दोबारा जो है डिलीवर किया जाता है। डिक्शन का अगर उर्दू में मतलब देखें तो उर्दू में इसका मतलब है बोलचाल, वो अगर ब्रेक डाउन हो, उसकी अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर उसको दोबारा स्पीच में कैसे डिलीवर किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 19। चैप्टर 20 में क्या बताया गया, अरिस्टोटल डिवाइड्स द सब्जेक्ट ऑफ डिक्शन इनटू 8 पार्ट्स। अब जो जैसे मैंने बताया डिक्शन का मतलब है बोलचाल, उसको जो है अरिस्टोटल ने 8 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब उसमें क्या क्या आता है, उसमें जो 8 पार्ट्स है वो क्या हैं, लेटर 1 पार्ट, सेकंड जो है सिलेबल, कंजक्शन, आर्टिकल, नाउन, वर्ब, केस एंड स्पीच। और लेटर्स के बारे में अरिस्टोटल क्या बताते हैं कि द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज, मींस
ये बहुत ज़रूरी है, एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है लैंग्वेज के लिए, एज अ यूनिट ऑफ साउंड रादर देन एज अ सिंगल रिटन करेक्टर। और द कंसेप्ट ऑफ केस अनफेमिलियर टू इंग्लिश स्पीकर्स। और केस के बारे में अरिस्टोटल एग्जांपल लेते हैं विद द डॉग एंड फॉर द डॉग्स। अब ये दोनों जो है डिफरेंट केसेस हैं। अब डॉग एंड वॉक्ड एंड वॉक ये फिर डिफरेंट केसेस हैं। वॉक स्पीच इज़ मोर लाइक दैट वी would call a clause than a sentence. It doesn't have to contain a verb, but it must be made up of significant parts. देखो अरिस्टोटल जो है जो लेटर है उसको डिफाइन करते हैं सिंगल साउंड ग्रुप्ड विद अदर साउंड्स। अब उससे क्या फॉर्म होता है, उससे जो है सिलेबल्स फॉर्म हो जाते हैं, वर्ड्स जो है बन जाते हैं। ही एक्सप्लेन सिलेबल्स एज अ कॉन्सोनेंट्स। अब सिलेबल्स को ये जो है एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सोनेंट के तौर पे, और म्यूट्स एंड ग्रुप्ड विद अ वॉवल टू फॉर्म अ सिंगल साउंड। तो ये जो है सिलेबल के बारे में बताता है। फिर उसके बाद चैप्टर 21 में क्या बताया गया है, तो इसमें सिंपल ये नाउन और मेटाफर के बारे में बात करते हैं, द यूजेस ऑफ मेटाफर के बारे में बात करते हैं। और अरिस्टोटल डिस्कसेस 4 वेज मेटाफर कैन बी यूज्ड। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, द जेन्युइस टू स्पीशीज रिलेशनशिप वेयर अ मॉरल जनरल टर्म इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ स्पेसिफिक टर्म। अरिस्टोटल अब क्या एग्जांपल देता है इसके, हेयर स्टैंड्स माय शिप। अब हेयर स्टैंड्स माय शिप मीन्स वेयर स्टैंड इज़ अ मॉरल जनरल वे ऑफ सेइंग इन एन एचॉर्ड। अब ये मतलब यहाँ पे ये सिंपल ये बात कहना चाह रहा है कि जो स्टैंड वर्ड है दैट्स मोर जनरल देन इन एन एचॉर्ड। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है, स्टैंड वर्ड को ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि आसानी हो। उसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं, द स्पीशीज टू जेन्युइस रिलेशनशिप वेयर अ मोर स्पेसिफिक टर्म इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ जनरल टर्म। अरिस्टोटल एग्जांपल इज ट्रूली 10,000 गुड डीड्स हैज़ यूलिसिस wrought। मीन्स ये अगेन फिर एक ड्रामे का एग्जांपल थे, वेयर 10,000 इज अ स्पेसिफिक टर्म रिप्रेजेंट टू देम टू मोर जनरल अ लार्ज नंबर। उसके बाद थर्ड में क्या कहता है, द स्पीशीज टू स्पीशीज रिलेशनशिप। अब जो स्पीशीज टू स्पीशीज रिलेशनशिप है उसके बारे में बात की कि वेयर वन स्पेसिफिक टर्म रिप्लेसेस अनदर, जहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म है वो रिप्लेस करते हैं दूसरे को। और फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं मेटाफर फ्रॉम एनालॉजी विच कंसिस्ट ऑफ अ सब्सटीट्यूशन। मीन सब्सटीट्यूशन के बारे में बात करते हैं, जैसे x इज़ टू y। अब सब्सटीट्यूशन में यही होता है ना, x इज़ टू y। और इसके मज़ीद ये एग्जांपल देते हैं कि जैसे ओल्ड एज इज़ टू लाइफ, मीन्स एक दिन ज़रूर मरना है। फिर उसके बाद इवनिंग इज़ टू डे, मतलब उसके अपोजिट्स बता रहा है, इवनिंग उसके बाद डे। इसी तरह ओल्ड एज के अपोजिट क्या है, लाइफ। So we can speak metaphorically about the old age of the day or the evening of life. अब बात करते हैं चैप्टर 22 की। चैप्टर 22 में अरिस्टोटल डिस्कसेस फ्यू रिमार्क्स ऑन स्टाइल के बारे में बात करते हैं। अ पोइट शुड एम फॉर अ मिडल ग्राउंड एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ विद क्लैरिटी बट विदाउट मीननेस। तो इसमें ये बताया गया है कि जो करेक्टर हैं किसी भी प्ले में, किसी भी ट्रेजेडी में, उसमें जो है वो अपने जो करेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, विदाउट मीननेस। मीननेस से मुराद ये गठियापन या इसको कहते हैं। तो उसके बग़ैर मीन्स जैसा है करेक्टर वो अपने आप को उसी तरह रिप्रेजेंट करे, क्लियर हो। और अरिस्टोटल अगेन बताते हैं कि जैसे जो ऑर्डिनरी वर्ड्स है और ऑर्डिनरी लैंग्वेज है वो भी मीन है, तो वो भी यूज़ नहीं करने चाहिए। और पोइट्री के बारे में बताते हैं कि पोइट्री को जो है उसमें क्या होना चाहिए। पोइट्री कह रहे फॉरेन और स्ट्रेंज आइटम्स को यूज़ करना चाहिए, और मेटाफर या और कंपाउंड वर्ड्स या कंपाउंडेड वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 22। चैप्टर 23 में अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल एपिक पोइट्री शुड फॉलो द सेम ड्रामेटिक प्रिंसिपल्स एज ट्रेजेडी। अब यहाँ पे ये बात करते एपिक पोइट्री के बारे में। ये बताना चाह रहे हैं कि जो एपिक पोइट्री है उसको भी सेम प्रिंसिपल्स, ड्रामेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं अपनाने चाहिए, फॉलो करने चाहिए जैसे ट्रेजेडी में होते हैं।
एंड इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ बिगनिंग मिडल एंड एंड। जैसे वही प्लॉट की बात कर रहा है कि प्लॉट जैसे होता है उसकी बिगनिंग मिड और एंड होती है, इसी तरह इसको जब भी कंस्ट्रक्ट किया जाए उसकी भी बिगनिंग मिडल और एंड होनी चाहिए। और फिर अरिस्टोटल एग्जांपल देते हैं होमर की। तो होमर ये भी एक पोइट था कि ये एक बेस्ट एग्जांपल है एपिक पोइट के। मींस अरिस्टोटल ये ख़ुद बताते हैं कि ही इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सच एन एपिक पोइट हैज़ ही टेल्स अ पर्टिकुलर connected story in the Lilith rather than trying to narrate everything that happened during the Trojan War। मीन्स वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो ट्रोजन वार में जो हुआ था या ट्रोजन वार के दौरान जो हुआ था वो सारा का सारा जो है नरेट करे, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इस उमर की यही तो मतलब एक खूबी थी जो अरिस्टोटल लाइक करते थे कि वो जब ट्रोजन वार ड्यूरिंग ट्रोजन वार को जब मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे या उसके बारे में लिख रहे थे, तो उसमें उसने ये नहीं किया था कि मतलब पूरी जो ट्रोजन वार है उसमें जो वाक़यात हुए थे, जो सब कुछ होता उसको रिप्रेजेंट करे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थे उसको रिप्रेजेंट किया होमर ने। और फिर अगेन बात करते कि जो ट्रेजेडी के 6 पार्ट्स है, दे ऑल आर प्रेजेंट इन epic poetry and epic poetry can also feature peripetia and anagnorisis। so again के यही के मतलब जो ट्रेजेडी के 6 पार्ट्स हैं वो जो हैं दे ऑल आर आल्सो प्रेजेंट इन एपिक पोइट्री। सो अब बात करते हैं दोस्तों चैप्टर 24 के बारे में। द एपिक मस्ट कंटेन द सेम कैरेक्टर्स एंड द सेम स्पीशीज एज ट्रेजेडी मीन्स सिंपल एंड कम्प्लेक्स। अब एपिक पोइट्री की अगेन बात की गई है कि एपिक भी मतलब जो एपिक के करेक्टर्स हैं मीन्स जो उसके जो स्पेसिफिक करेक्टर्स होते हैं जैसे ट्रेजेडी के थे, उसमें क्या होता है वो सिंपल एंड कम्प्लेक्स होते हैं। बट अरिस्टोटल का मानना ये है कि भाई जो मतलब जो ट्रेजेडी का जो प्लॉट है वो कम्प्लेक्स होना चाहिए, सिंपल नहीं होना चाहिए। जितना कम्प्लेक्स होगा उतनी बेहतर ट्रेजेडी बनेगी, उतने ही लोग उसको लाइक करेंगे। तो मीन्स ये एक वन काइंड ऑफ डिसिमिलरिटीज़ बताता है किसके बीच, एपिक पोइट्री और ट्रेजेडी के दरमियान। तो इनके बारे में जो है ये डिसिमिलरिटीज़ को बारे में बताते हैं। अब एपिक पोइट्री में क्या होता है वो ट्रेजेडी से डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ लेंथ और मीटर। heroic meter hexameter is most fitting for epic। मीन्स जो hexameter होता है 6 लाइन्स वो जो है एपिक के लिए सबसे बेस्ट होता है। और iambic trimeter एंड trochaic tetrameter are verses of movement। epic poetry should be narrated in heroic meter। जो एपिक पोइट्री उसको नरेट करना चाहिए हीरोइक मीटर में, लेकिन जो ट्रेजेडी है दैट्स नॉर्मली स्पोकन इन आयम्बिक मीटर, लेकिन ट्रेजेडी को जो है आयम्बिक मीटर में बोला जाता है। अरिस्टोटल प्रेजेस होमर फॉर, अगेन देखो उसने अगेन फिर क्या किया है अरिस्टोटल ने, जो होमर है उसको प्रेज कर रहा है फॉर यूजिंग लेस और रिड्यूसिंग हिज ओन वॉइस इन द नेरेटिव एंड लेटिंग द एक्शंस एंड द कैरेक्टर्स टिल द स्टोरी themselves and till that the poet must be silent because the presence in the text of his personality can effect imitation। The epic poet of the irrational in his story and this much more than the tragic poet। so इन लाइन्स में जो है अरिस्टोटल क्या बताते हैं, अरिस्टोटल ये बताते हैं कि जो पोइट्स हजरात होते हैं उसका जो है मतलब उनकी जो आवाज़ है वो जो है इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है मतलब जो ट्रेजेडी में इनकी जो आवाज़ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये जो इमिटेशन इन्होंने की होती है ये ख़राब हो जाती है। तो ज़्यादातर आवाज़ जो है किसकी होनी चाहिए, करेक्टर्स की। करेक्टर्स टिल द स्टोरी, क्योंकि करेक्टर्स को ही स्टोरी बतानी होती है। सो चैप्टर 25 में क्या बताया गया, ग्रीक व्यू ऑफ रियलिज्म। अरिस्टोटल प्रेजेंट्स द इशू ऑफ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्शन इन पोइट्री। सो इसका मेन पॉइंट जो है ग्रीक व्यू ऑफ रियलिज्म के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, अरिस्टोटल जो है प्रेजेंट करते हैं मीन्स रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, जो इश्यूज़ है क्रिटिकल ऑब्जेक्शन के,
पोइट्री में उसको रिप्रेजेंट करता है। अरिस्टोटल रिटर्न्स टू द आइडिया दैट द पोइट जॉब इज़ टू इमिटेट ईदर थिंग्स। अरिस्टोटल अगेन यही कहते हैं कि पोइट का मकसद है कि वो चीज़ों को इमिटेट करे, उनका काम ये कि वो चीज़ों को इमिटेट करे। ईदर थिंग्स एज दे आर सेड टू बी, जैसी चीज़ें हैं उस तरह। थिंग्स एज दे शुड बी, या चीज़ों को जिस तरह होना चाहिए, और थिंग्स एज दे वर और आर, ये जो चीज़ें पहले थी और अब कैसी है, तो इनको देखना चाहिए। सो अरिस्टोटल जो है डिस्कस करते कॉन्ट्रडिक्शंस द पोइट माइट मेक अ लैंग्वेज, बट दिस डिस्कशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो विदाउट अ नॉलेज ऑफ एंशियंट ग्रीक। सो अब बात करते हैं इस बुक के लास्ट चैप्टर के बारे में, चैप्टर 26। अरिस्टोटल opens this chapter with the question of whether the epic poem or tragedy is considered the higher art form। तो अगेन ये ट्रेजिडी और एपिक पोइट्री के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है कि कौन से हायर हैं आर्ट्स में, इन द हायर आर्ट फॉर्म। अब देखो इस सवाल का जवाब ये, जो अरिस्टोटल है उसके करीब क्या है, उसके करीब जो है जो ट्रेजिडी है वो सुपीरियर है देन एपिक। अरिस्टोटल ओपन्स दिस चैप्टर विद द क्वेश्चन ऑफ वेदर, मीन्स जो सवाल मैंने लिखा है इस बारे में बता रहा है। तो अब कुछ लोग जो है वो क्लेम करते हैं कि जो लेस वल्गर जनरा होता है वो जो है सुपीरियर है, एंड द वन एड्रेस टू अ हायर क्लास ऑफ लिसनर इज़ लेस वल्गर। मीन्स जो एक ऐसी चीज़ जो हायर क्लास को जो है रिप्रेजेंट की जाती है, उनको जो उनके साथ जो खिताब की जाती है वो जो है लेस वल्गर होती है। ट्रेजिडीज़ परफॉर्म बिफोर लार्ज ऑडियंसेस। अब ये अगेन एक मतलब एक फ़र्क है एपिक पोइट्री और ट्रेजिडी में, कि जो ट्रेजिडी है वो एक जो ऑडियंस है उनके सामने जो है परफॉर्म की जाती है, विच रिजल्ट्स इन जो मेलोड्रामेटिक परफॉर्मेंस है और ओवर एक्टिंग टू प्लीज़ द क्राउड्स। उससे जो है क्राउड जो है वो खुशी फील करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है पिटी और फेयर की भी जो है फीलिंग्स जाग जाती है। और एपिक पोइट्री इज़ मोर कल्टिवेटेड दैन ट्रेजिडी because it does not rely on gesture at all to convey its message. Further, he advances several reasons for considering tragedy superior first. Again वही बात कर रहा है कि tragedy जो है superior है, it has all the elements of an epic poem and has also music and spectacle। तो वो इसलिए भी मतलब ट्रेजिडी को जो है फोकस करते हैं अरिस्टोटल के, जो एपिक पोइट्री में जितनी भी चीज़ें वो सारी ट्रेजिडी में है, लेकिन ट्रेजिडी की चीज़ें जो हैं एपिक पोइट्री में, एपिक पोएम में नहीं होती। एंड हैज़ ऑल द सेम लाइक म्यूज़िक एंड स्पेक्टिकल, वो भी होते हैं विथ एपिक लैक्स। लेकिन ये चीज़ें जो म्यूज़िक एंड स्पेक्टिकल है वो एपिक पोइट्री में आपको मिलेंगी, लेकिन एपिक में जो है वो आपको थोड़े बहुत कम मिलेंगे। मिलेंगे तो मतलब आपको एपिक पोइट्री में ही, लेकिन कम मिलेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं किस बारे में, सेकंड, सिंपली रीडिंग द प्ले विदाउट परफॉर्मिंग इट इज़ ऑलरेडी वेरी पोटेंट। और थर्ड में जो है ट्रेजिडी शॉर्टर, अगेन कि ट्रेजिडी जो है शॉर्ट होती है, सजेस्टिंग दैट इट इज़ मोर कम्पैक्ट एंड विल हैव अ मोर कंसंट्रेटेड इफ़ेक्ट, फॉर देयर इज़ मोर यूनिटी इन ट्रेजिडी, कि जो ट्रेजिडी है उसमें यूनिटी होती है, एज एविडेंस्ड बाई दी a fact that a number of tragedies can be extracted from one epic poem। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चैप्टर जो है एंड हो जाता है। 26 चैप्टर हमने कवर कर लिए पोइटिक्स बुक के बारे में। फिर भी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक जो भी आप लोगों का क्वेश्चन हो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ ही लीजिएगा। एंड अरिस्टोटल जैसे वो फाउंडर है किस चीज़ के, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, और डेंटे ने इसे क्या कहा था कि द मास्टर ऑफ दोज हु नो, एंड प्लेटो रेफर टू अरिस्टोटल एज द माइंड, उसे माइंड का लक़ब दिया था किसने, प्लेटो ने, क्योंकि ये काफ़ी ज़हीन था, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट सिस्टमेटिक वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सो दोस्तों आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो और साथ में चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।